हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल जेई प्रीवियस ईयर टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। हम टॉपिक वाइज इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल का बच्चों जो पेपर है वो आपका एक शिफ्ट में होता है, मतलब साल में एक पेपर होता है। तो जितने क्वेश्चन मेरे को मिल पाए मैं आपके सामने उतने क्वेश्चन लाया हूँ और लास्ट में हम इस चैप्टर के कोई चार या पाँच कंसेप्ट को डील करेंगे। 5 हम ऐसे कंसेप्ट सीखेंगे जो आप और क्वेश्चनों पे अप्लाई करके कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन करना चाहिए। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपके फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 25 का आपको 100 गुना क्वेश्चन करना है। दैट मीन्स 2500 क्वेश्चन करके चलने हैं, वो भी क्वालिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में। और अगर आप 2500 क्वेश्चन लेके जाएंगे अच्छे एग्ज़ाम के तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा, साथ में एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एंट्रोपी ऑफ ए ब्लैक होल कैन बी रिटन एज S इक्वल टू बीटा KBA वेयर KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड A is एरिया ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। देन बीटा इज, आपको ज़्यादा क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपसे क्या है ब्लैक होल हो कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चन बनाया हो रहेगा। आप सोचेंगे हमने तो ब्लैक होल टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। बच्चों आपके सिलेबस में ही नहीं है ब्लैक होल, कहाँ से पढ़ोगे ना। आपको डायमेंशन का क्वेश्चन है तो ऐसे कई बार हम डायमेंशन लगा के इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। अच्छा जी, आपको ऐसे दिया है S इक्वल टू क्या दिया है, बीटा KB टाइम्स A। अच्छा जी, आपको बीटा की डायमेंशन निकालनी है। दैट मीन्स S ओवर KB अपॉन A हो जाएगा। और S क्या है आपका, S है आपका एंट्रोपी, आप देख सकते हैं S हमारी एंट्रोपी है, KB हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और A हमारा एरिया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फिजिकल कांस्टेंट में जाओ, जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वो होती है एरिया एंट्रोपी के बराबर, ठीक है। ये बात आप याद रखें। पहली बात ये है कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है KB, इसकी जो डायमेंशन होती है या जो इसकी यूनिट होती है वो एंट्रोपी के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप और एक इसका फॉर्मूला देखें, इसकी जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी ओवर टेम्परेचर के भी बराबर होती है। कहीं कहीं पर आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है। अच्छा, तो हम इसकी डायमेंशन निकालने से पहले S लिखा, तो अगर हम इसके देखें एंट्रोपी को S से दिखाते हैं इनटू एरिया, तो S से S कट गया, एरिया की डायमेंशन है L2, तो ऊपर आके L-2, तो कितनी हो जाएगी डायमेंशन, L-2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L-2। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस द रिडबर्ग कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ये बच्चों जो क्वेश्चन आया था ये 2021 आपके यहाँ आया है, अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है। 2021 वेस्ट बंगाल में आया था। जो मेरे पास वेस्ट बंगाल की बुक है एक, जिसमें 2012 से 21 तक पेपर हैं, उसमें ये 2021 में लिखा है। अच्छा जी, और यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं नीट 2022 में आया था, आप खोल के देखिए। और यही क्वेश्चन जेईई 2022 में भी आया था, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चन हो सारे जगह एक ही आ रहे हैं। कह रहा है कि इन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मास एंड प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो जब हम इसको किसी के टर्म में वो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो कह रहा है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर 4 ऑप्शन ये हैं, ये बहुत जल्दी में PDF बनी, तो ऑप्शन दिए थे हमको H² ओवर ME², दूसरा ऑप्शन दिया था हमको ME4 ओवर H², और तीसरा ऑप्शन जो दिया था वो दिया था M² E⁴ ओवर H², और एक ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बच्चों A था, ये B था, ये C था, ये D था। अब देखो जो नीट में, देखो नीट और जे में यही डिफरेंस है ना। नीट में क्वेश्चन क्या आया था कि रिडबर्ग की यूनिट बताइए, रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट बताइए। आपसे नीट में आया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, तो रिडबर्ग की क्या हो जाएगी नीट के हिसाब से। अगर मैं आंसर दूं, नीट का आंसर है
रिडबर्ग की यूनिट मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा, जेई में क्या आया था कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आर और जेड के टर्म्स में बताइए, और वेस्ट बंगाल में आया है एक्सप्रेस करने में। अब आप देखिए, कोई भी क्वांटिटी है, आप इसमें देखिए आपके पास अगर कोई भी क्वांटिटी है, आप उसको किसी और क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करिए, देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट है तो आप क्या करिए, आर जो है किस किस पे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज। मुझे पावर पता नहीं है तो मैंने ए ले लिया, हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज के स्क्वायर के बराबर है, क्यूब के बराबर है, 1/- में भी पावर हो सकती है, तो मैंने क्या कहा, ई की पावर ए। अगर आपको डायमेंशन की बेसिक फॉर्मूला पता है, वो ये है कि जो पावर है, पावर रेज टू बेसिक क्वांटिटी टू गेट ड्राइव क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी आप बेसिक की बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे कि आपको ड्राइव क्वांटिटी मिल जाए, तो इसलिए हम पावर ए ले लेते हैं। जब भी आपको एक्सप्रेस आता है आप ए ले लीजिए, और जैसे मास है, जितनी भी क्वांटिटी है मास है उसकी बी ले लीजिए, और प्लैंक कांस्टेंट की सी ले लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, इधर भी डायमेंशन रखनी है, इधर भी डायमेंशन रखनी है, ए बी सी कैलकुलेट करना है। एक बार ए बी सी आ जाएगा कहानी खत्म हो जाएगी। तो रिडबर्ग देखो, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अगर ये बाहर आएगा तो एक कांस्टेंट देके आएगा, और डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट होते हैं डायमेंशनलेस, मैंने उसको अवॉइड कर दिया। क्लियर है? तो इसका हो जाएगा मीटर -1, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको रिडबर्ग की ही यूनिट पता नहीं है, डायमेंशन पता नहीं है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। चार्ज है, और चार्ज हमारा I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q हो जाएगा IT। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AT की पावर A, मास तो मास ही रहेगा बच्चों, की पावर B, और प्लैंक कांस्टेंट की अगर आपको डायमेंशन पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो H की हो जाएगी mL2T-2, और जैसे फ्रीक्वेंसी T ऊपर पहुंचेगा इंटू T तो 1 हो जाएगा T की पावर में mL2T-1, इसकी पावर C। अब आप क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट करना है पावर, और एक बार आप पावर इक्वेट कर लेंगे ABC की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसमें रख देना। तो करते हैं, तो m की पावर -1 इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए आप इस वाले में देखिए m जो है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ है m की पावर b, और यहाँ से आएगी m की पावर c। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा m की पावर b प्लस c, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड देखते हैं, m है, l की पावर देखते हैं, l यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है l की पावर 2c, तो l की पावर 2c हो जाएगा। अच्छा, t देखते हैं, यहाँ पर t की पावर a आ जाएगा, यहाँ पर t की पावर -c आ जाएगा, तो हो जाएगा t की पावर, एक तो a आ जाएगा, एक -c आ जाएगा, और भी कोई बचता है देखिए, यहाँ से a बच गया और एक नहीं है, तो a की पावर a की पावर स्मॉल है। अब इधर देखिए आप, इधर l भी नहीं है तो l की पावर 0, t की पावर 0, a की पावर 0। तो इससे हम कंफर्म a तो 0 आएगा, क्योंकि उधर a नहीं है, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a 0 आ जाएगा। l देखें तो 2c को अगर आप 0 कहेंगे तो c भी 0 आ जाएगा। अच्छा जी, t को देखें, t भी 0 है तो a माइनस सी इक्वल टू 0, इसलिए तो हम कंफर्म कर चुके हैं कि a और c बराबर हैं, दोनों 0 आ रखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, m को देखते हैं, तो b प्लस सी इक्वल टू -1, जब आप m की पावर इधर और इधर कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू -1 आ गया। तो b जो है हमारा, b प्लस सी तो 0 आ गया, तो ये -1, तो b कितना आ गया, -1। तो हमारा a 0 आ गया, c 0 आ गया, और b -1 आ गया। तो इसमें चलें, अगर a 0 आ गया, c 0 आ गया, b -1 आ गया, तो रिडबर्ग की यूनिट क्या आ जाएगी, रिडबर्ग की यूनिट आ जाएगी m की पावर -1, तो r इक्वल टू 1/m। और आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। समझ रहे हैं? तो आप क्या समझे, जैसे मैं आपको ये कंसेप्ट है, आपको मैं बताऊं तो कंसेप्ट एक जो है मेरा आज का, मैंने आपसे कहा था 5 कंसेप्ट भी सीखेंगे साथ में। तो कंसेप्ट एक है बच्चों, अगर आपका कोई एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे कर रही है, टाइम पे कर रही है, ठीक है, और आपसे कहा कि इसकी
डायमेंशन बताओ, तो आपको इसकी डायमेंशन सेपरेटली रख लेनी है, इसकी रख लेनी है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि फोर्स को एक्सप्रेस करिए स्पीड और टाइम के टर्म्स में, ठीक है। तो स्पीड और टाइम के टर्म्स में करेंगे तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों तरफ डायमेंशन रख लीजिए, एम एल टी माइनस टू इक्वल टू स्पीड कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन, ए और टाइम का बी। यहाँ से आप ए और बी कैलकुलेट कर लीजिए। ए और बी जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे इसमें रख दीजिए, तो आप डायमेंशन एनालिसिस में नए वेरिएबल या नए फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फाइनल बात एक और लास्ट, एमएलटी के टर्म में हम डायमेंशन को इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी मैकेनिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ज़रूरी नहीं है आप एमएलटी के टर्म में ही रखो, आप किसी के भी टर्म में रख सकते हैं। आप मास को, लेंथ को, टाइम को ना कंसिडर करके स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। बस आपको ये रखना है कि प्रोपोर्शनल लगाइए, पावर डालिए, डायमेंशन से दोनों तरफ सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद एबीसी जो भी पावर ले रहे हो निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन emitted by an atom when an electron jump from one orbit to another is given by इतना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो आपको दी है k डेल्टा टाइम्स e। आगे कह रहा है वेयर k इज कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट है तो इसको लिखना गुनाह है, डायमेंशन होती नहीं है। और आपसे कह रहा है वेयर k इज द कांस्टेंट एंड डेल्टा e। अच्छा, इसी की डायमेंशन पूछिए तो अब ये फिजिकल कांस्टेंट है, समझ रहे। तो k की डायमेंशन निकालो करा, और डेल्टा ई है चेंज इन एनर्जी लेवल। तो आप देख सकते हैं जो डेल्टा ई है वो क्या है, चेंज इन एनर्जी लेवल है। तो चेंज इन एनर्जी लेवल है तो आप k इक्वल टू कर सकते हैं f ओवर डेल्टा ई। तो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी है, ऊपर तो क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है टाइम इनवर्स, और एनर्जी का आपको पता ही है mL2T-2। कुछ डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, एक तो एसआई यूनिट के सारी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, और फोर्स का और मास का, वर्क का, टॉर्क का, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, m-1 L-2 और T-1, T+1, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है तो करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स। तो इम्पल्स बच्चों होता क्या है, इम्पल्स होता है फोर्स एक्टिंग ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है, आपको डायमेंशन के लिए बस एक फॉर्मूले की ज़रूरत है। इम्पल्स इक्वल टू है फोर्स एक्टिंग ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या आप बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम, तो इससे आप निकाल सकते हैं किसी का भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं इससे। जैसे ये फोर्स है तो mL2, बस आपको फॉर्मूला याद आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं है चेंज इन मोमेंटम याद है, तो मोमेंटम क्या होता है P = mv, तो चेंज इन मोमेंटम भी इसी टर्म में होगा, ठीक है। तो मास का m हो जाएगा L-T-1। तो कैसे भी निकाल लीजिए, बस आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, जो भी आपको क्वांटिटी पूछिए उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए डायमेंशन कैलकुलेट करने को। अगला क्वेश्चन है अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ स्मॉल डिस्टर्बेंस कॉज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू ऑसिलेट। आगे कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन रेडियस, डेंसिटी, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विच द अमंग इज पॉसिबल। 4 ऑप्शन थे इसमें, मैंने हटा दिए। अगेन वही क्वेश्चन आ गया। आप क्या करिए, आपसे कह रहा है टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है रेडियस पे। ये n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रॉप है, तो ये रेडियस पे कर रहा है, तो आप क्या कर लीजिए रेडियस की पावर a कर लीजिए, और डेंसिटी की पावर b कर लीजिए, और सरफेस टेंशन s की पावर c कर लीजिए। इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है जब इस पे डिपेंड करेगा तो हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारा स्मॉल डिस्टर्बेंस कॉज है वो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है डिपेंड ऑन रेडियस, एन है रो है हमारा डेंसिटी और सरफेस टेंशन।
इस पे रखिए, यहाँ पर आप वैल्यू लगाइए, यहाँ पे लगाइए, इसका आंसर आप खुद निकालेंगे क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं करा चुका हूँ। अगला, इफ़ x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, आगे कह रहा है x इज इन मीटर एंड t इज आर देन यूनिट ऑफ b। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है डायमेंशन तभी ऐड होगी जब लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड की डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो x इक्वल टू हमारा है 80 प्लस बी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन आपकी 80 की होगी और वही डायमेंशन आपकी बी टी स्क्वायर की होगी। तो अगर मैं पहले दो को देखता हूँ इन दोनों को, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी डेल्टा x ओवर t। ठीक है, तो x क्या है मीटर और नीचे क्या है टाइम। तो टाइम को कैसे लिखते हैं s, अगर यूनिट लिखना चाहे तो ms माइनस 1 हो जाएगा। वहीं अगर डायमेंशन लिखेंगे तो mt माइनस 1 हो जाएगा। ये मीटर को m नहीं लेंथ लिखते हैं ना, lt माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है, बस आपको डायमेंशन निकल जाए तो यूनिट निकाल लोगे, यूनिट निकल जाए तो डायमेंशन। आपसे पूछी किसकी है, b की पूछी है, तो जो बी टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी वो x की होगी। आप चाहें जो बी टी स्क्वायर की होगी वो ए टी की होगी, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से b की जो डायमेंशन होगी बच्चों वो एक्स टी स्क्वायर होगी। तो x क्या है लेंथ है, t क्या है टी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है एक्सेलरेशन है। कभी कभी ऐसा आ सकता है द डायमेंशन ऑफ b विल बी सेम एज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस या टाइम। तो यह एक्सेलरेशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है अगर a प्लस बी इक्वल टू सी आता है तो इसका मतलब ये है कि ईच जो टर्म है इनकी डायमेंशन हमारी सेम होगी, a की b से और b की c से, चाहे हम इसको ऐड कर रहे हैं चाहे हम इसको माइनस कर। प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए ये नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n डिनोट पॉजिटिव इंटीजर h द प्लैंक कांस्टेंट, q इज द एनर्जी, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, देन क्वांटिटी हैज़। तो इसकी डायमेंशन पूछिए आपसे कि कितनी होगी। अब आप देखिए इसको ध्यान से, आपको दिया है एन एच ओवर 2 पाई क्यू बी। अब देखिए बच्चों जो 2 पाई है इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं, तो बचा क्या एन एच ओवर क्यू बी। ठीक है, एन क्या है, एन है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एन को भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमारी एच है प्लैंक कांस्टेंट है, इसका आप फॉर्मूला रख सकते हैं mvr। क्यों, क्योंकि जो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है वो हमारी एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। अभी मैं इसका आपको बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू ये भी रख सकता हूँ। अच्छा, जो क्यू बी है नीचे आपको पता होगा, जो क्यू बी है इसको अगर मैं थोड़ा, अगर चाहे तो आप सबकी डायमेंशन रख लीजिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। कैसे, क्यू बी में अगर मैं वी का इंटू ऊपर नीचे कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा एफ ओवर वी हो जाएगा, एफ ओवर वी हो जाएगा। तो हमारा इसकी वैल्यू एन को भी हटा दीजिए तो हो जाएगा एम वी आर, क्योंकि एन तो डायमेंशन लेस होगा, तो क्यू बी की जगह हो जाएगा एफ ओवर वी, तो वी पहुँच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर आर ओवर एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स है, आपको एक फोर्स का फॉर्मूला और भी पता है, वो क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है सेंटीपिटल फोर्स पता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जैसे आप यहाँ पे एम वी स्क्वायर रखेंगे तो एम वी इंटू आर ओवर एम वी स्क्वायर, ऊपर आर पहुँच जाएगा तो आर स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा। आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका ये है, इसमें आपको जोड़ जंतर लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली डायमेंशन रख लिए। ठीक है, कैसे, ये था आपका एन एच ओवर 2 पाई क्यू बी, क्या था एन एच ओवर 2 पाई क्यू बी, ये मेथड 2 है, तो यहाँ पर एच ओवर क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, एन को हटा सकते हैं, 2 पाई को हटा सकते हैं क्योंकि डायमेंशन लेस है। अब प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन रख लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन होती है m, आप निकाल सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी क्या हो गई ml2 t माइनस 2 ओवर नीचे t आ जाएगा ओवर h।
ठीक है। ये 1/t आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, तो ऊपर पहुंचते ही ये हो जाएगा ml2t-1। तो h की डायमेंशन हो गई ml2t-1। चार्ज की आपको पता है at होती है, और इनटू b के आप निकालेंगे तो b के लिए जो फॉर्मूला है बेस्ट जिससे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं QV sin थीटा, तो यहाँ से b क्या आ जाएगी F/QV। ठीक है, तो F की हो जाएगी ml-t-2, Q की हो जाएगी AT और V की हो जाएगी LT-1। ये वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको आप अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, L से L कट गया, ये T ऊपर जाएंगे तो ये T से ये T कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आ जाएगा mt-2a-1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आंसर सही आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये एक पावर इससे कैंसिल होगी और ये वाला m इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L², और L² ही हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी मैं इन कांस्टेंट पे जा ही रहा हूँ। इससे पहले आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उस फॉर्मूले तक पहुँचें जहाँ से हमें ये निकल सकता है। तो मैंने ये ग्रेविटी पे ये देख लिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से g की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा Fr²/m1m2। तो m की वैल्यू हो जाएगी ml-t-2, r की हो जाएगी लेंथ स्क्वायर ओवर मास की, दो मास ही तो हैं m²। तो इसको सॉल्व करेंगे m-1 ऊपर पहुँचेगा, L2 और 1 3 हो जाएगा, L3t-2। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, gm/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है एक्सेलरेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा Lt-2 इंटू इक्वल टू g को g रखो, ये मास हो जाएगा, और नीचे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या होता है लेंथ, रेडियस डिस्टेंस ही तो है, इसको इधर भेजें तो हो जाएगा लेंथ 2 इंटू Lt-2 अपॉन में m इक्वल टू g। तो इसको ऊपर ले जाएं तो m-1 L3t-2। तो बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस। आपको पता होगा PV = nRT सभी लोग फॉलो नहीं करते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं वंडरवॉल गैस। तो ये वंडरवॉल गैस पे 1000 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो वैसे जो वंडरवॉल इक्वेशन होती है वो होती है P + NA/V² V - NB = nRT। ये होती है n मोल के लिए। इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन। पूछ रहा है कि ABC कांस्टेंट है, A और B की डायमेंशन निकालिए। अब बच्चों देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चाहे ये हो या चाहे ये हो। इसमें आप देखिए P + A/V² है, मैंने आपको बताया अगर आप इसको इंटू करते हैं तो बहुत बड़ा आ जाएगा। हम डायमेंशन एनालिसिस में जो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो कब यूज़ करेंगे जब सेम डायमेंशन वाले ऐड हो सकते हैं। ये दोनों ऐड तो हुए हैं ना, तो डायमेंशन ऑफ P जो होगा वो डायमेंशन ऑफ A/V² होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन ऑफ A होगा वो डायमेंशन ऑफ P इंटू V² होगा। प्रेशर की डायमेंशन आप लगा लीजिए फोर्स/एरिया, और ये तो क्या है वॉल्यूम है, जिसका L² से आप L³ से निकाल सकते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन, फोर्स का क्या होता है, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स/एरिया पर यूनिट एरिया। तो कितना हो जाएगा फोर्स/एरिया, तो फोर्स की होती है mL-t-2, एरिया की क्या होती है L2, तो mL-1t-2। तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी mL-1t-2 इंटू वॉल्यूम की होती है L³ और L³ में 2 का स्क्वायर करोगे तो L6। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा mL5t-2। अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, ये तो डायमेंशन थी, तो मास को किस में लिखते हैं kg में, इसको लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। ठीक है, अच्छा इसमें गलती हो रही है क्योंकि इन्होंने ना वॉल्यूम क्यूब दे रखा है, ये वॉल्यूम क्यूब है, क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो L देखो वॉल्यूम की होती है L3, तो इसका क्यूब करोगे तो 9 हो जाएगा ये।
9 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया था ना, मैं इसके हिसाब से कर रहा था। अगला है v और v स्क्वायर का, तो v माइनस वी स्क्वायर है, हम इसके तभी निकाल सकते हैं, v माइनस वी स्क्वायर है, इसकी कब निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो l का क्या होता है L3, तो बी स्क्वायर की तो ये है, तो b की क्या आ जाएगी l की पावर 3/2, और वहीं इसकी यूनिट पूछ दें तो इसकी मीटर की पावर 3/2। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और भी वहाँ इजी क्वेश्चन आए हैं। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों। कंसेप्ट क्या है, अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन करके 3-4 वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक 2 जो है हमारा वो ये है, इसी में क्वेश्चन इतने ही थे हमारे। तो जो कंसेप्ट हैं, 5 कंसेप्ट बताने वाले हूँ मैं आपको। जो फिजिकल कांस्टेंट हैं उनकी क्या डायमेंशन होगी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट हैं वो क्या होते हैं जिनकी आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला है बच्चों प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, तो इक्वल टू होता है एच न्यू, तो इससे आप निकालेंगे, अगर आपको याद नहीं भी कर पाते हो तो इससे आप निकाल लीजिए। बस आप ध्यान ये रखिए, इसकी जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, सेकंड में चलते हैं। अगर आपसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, क्योंकि इनकी डायमेंशन पूछी जाती है, इसकी जो डायमेंशन है एस के बराबर होती है। एस मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी आप अच्छे से जानते होंगे क्या होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी। और या आप बोल सकते हो एनर्जी ओवर टेम्परेचर, एनर्जी ओवर टेम्परेचर जो है वही हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, एक आप थर्मल वाले चैप्टर में पढ़ते होगे सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी एनर्जी, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। फोर्थ एक और है आपका स्टेफन लॉ, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेफन लॉ जो है ये भी आपको थर्मल एक्सपेंशन में मिलेगा। स्टेफन लॉ की जो डायमेंशन होती है वो आपको मैं सोलर के साथ रिलेशन बता देता हूँ। सोलर कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, इनमें मैं रिलेशन बता रहा हूँ ताकि आप इजीली कर पाए। ठीक है, और ये तो हमारी कुछ ऐसी क्वांटिटी थी जो आपको याद होनी चाहिए, करा होना चाहिए। अब वही बात आती है गैस कांस्टेंट की क्या होगी, वो तो आप निकाल सकते हैं कि जैसे आपसे आर की पूछ दी जाए तो कहाँ से निकालेंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो छूट रहा है, जैसे कि विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की बहुत बार पूछी जाती है। तो बच्चों ज़्यादा भारी भरकम फॉर्मूला ना याद करके आप स्टोक्स लॉ याद रखो, 6 पाई ईटा आर वी, इससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज़ है इसमें, ये काफ़ी अंडररेटेड है और क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जब किसी आप रॉड पे लगाएंगे तो उसमें जो हीट टाइम के साथ हीट में चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा टाइम पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, एरिया पे और लेंथ पे। तो इसी को जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो के जो है यहाँ पे वो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो कुछ ऐसी हैं जैसे आप इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है और आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इनकी डायमेंशन सेम होगी। दूसरा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, अगर आपसे अगला है ये एनर्जी, ये कंसेप्ट नंबर 3 है, कुछ ऐसे वेल नोन जो आपसे पूछे जाएंगे। एनर्जी डेंसिटी है, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो आपकी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसकी होती है, या हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट की होती है, या एनर्जी ओवर वॉल्यूम की होती है, वो सब एक ही होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपसे E बाई बी कह दिया तो इसकी स्पीड होगी, E बाई बी की स्पीड होगी। और अगर आपसे 1/√μ
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पूछा तो इसकी भी स्पीड होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ये EM वेव के टॉपिक से आपको बताया जा रहा है। वहीं अगर ई नॉट बाई या ई बाई एच लिख दिया मैंने, ठीक है, ई और एच में आप डिफरेंस मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, इसकी रजिस्टेंस होती है, ठीक है, या आप उसको इम्पीडेंस बोल सकते हैं। अच्छा जी, एक ये हमारा तीसरी चीज़ें थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। चौथी चीज़ हम देखते हैं, चौथी चीज़ क्या है बच्चों? चौथी ये है कि जो हमारा सेम डायमेंशन क्वांटिटी वाले क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आप ये ध्यान रखना, जैसे ई बाई जेड की क्या होती है, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, तो जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इसको सॉल्व करके ये आता है म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी हमारी रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। वही बात करें रिडबर्ग पावर और फ्रिक्वेंसी, ठीक, या वेव नंबर, इसको वेव नंबर करें, ठीक है, वेव नंबर, इन सब की जो डायमेंशन हो कितनी आ जाएगी, मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। अगर जो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन क्या होती है, हमारी सेम होती है, तो उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आती हैं देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहली जो हमारी क्वांटिटी है जिनकी सेम आएगी डायमेंशन, आपसे पूछा जाएगा कि मोमेंटम, मोमेंटम सुना होगा आपने, मोमेंटम, मोमेंटम, और दूसरी जो क्वांटिटी है हमारी वो है इम्पल्स, इसकी डायमेंशन हमारी सेम आएगी। अगर आप इसको कह सकते हैं तो लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। वहीं अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन मैंने आपको बताया था किसके बराबर होगी, वो होगी हमारी प्लैंक कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। दूसरा है जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायमेंशन होगी प्लैंक कांस्टेंट के बराबर, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तीसरी, ये सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी हैं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे आपसे कभी भी रेजिस्टेंस ओवर इंडक्टेंस या 1/RC या 1/LC पूछ दिया जाए बच्चों, तो इसकी जो डायमेंशन है वो टाइम इनवर्स होगी, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, और सेम डायमेंशन में अगर आप चलें, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है लेटेंट हीट कैपेसिटी, अगर आपसे लेटेंट हीट कैपेसिटी की डायमेंशन पूछी जाए किसके बराबर है, तो जो लेटेंट हीट कैपेसिटी है इसकी डायमेंशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होनी चाहिए, होती है, ठीक है। आप चाहें इनको प्रूव करें, लेकिन ध्यान जरूर रख लें। जैसे एक और है, जैसे ये वाला बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि जो एनर्जी है, एनर्जी और ये पूरा जो हमारा पार्ट है एनर्जी और इसका, ठीक है, एनर्जी हो गया और आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² हो गया। इसकी जो डायमेंशन बताई थी मैंने आपको, ये सब बराबर होंगी। अच्छा, इसके बराबर आपका इसकी डायमेंशन आप निकाल के यहाँ पे ज़रूर लिखना कि कितनी आएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, जैसे प्रेशर है, स्ट्रेस है हमारा, और एनी मॉड्यूलस, जैसे कि यंग मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस है, शेयर मॉड्यूलस है, इन सब की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। और किसके बराबर होगी, एनर्जी डेंसिटी। तो अब ज़माना बदल गया है, आपसे क्वेश्चन एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन नहीं आएगी, आपसे आएगी कि एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन किसके बराबर होती है। समझ रहे हैं आप? अच्छा जी, अभी भी हमने बात करी कि सबसे पहले हमने बात करी कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी एंट्रोपी के बराबर होती है, इसका फॉर्मूला ये है अगर आपको निकालना है। एक चीज़ आप इसमें और नोट करेंगे कि इसकी जो डायमेंशन है वो थर्मल कैपेसिटी के भी बराबर होती है। किसके बराबर होती है? थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, अभी तो जितने ही याद आ रहे हैं मेरे को, तो आप 4 कंसेप्ट मैंने आपको इसके साथ बताए, ठीक है। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे सरफेस टेंशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इनके बराबर होती है, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो कुछ मेन मैंने आपको बता दिए जिनकी हमें ये डायमेंशन याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और
बड़े क्वेश्चनों पे अपना टाइम दे सकते हैं। जैसे मान लो आपको नहीं आया तो आप फिर डायमेंशन निकालने लग जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप बड़े क्वेश्चनों पे जंप कर सकते हैं अगर ये आपको आएगा। ठीक है, तो ये हमारे वेस्ट बंगाल में हम गए हैं। तो अब इसके हम पूरी जो सीरीज़ है हमारी पूरी हम इसको करेंगे सॉल्व। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए, जब आरसी की डायमेंशन पूछेंगे आरसी की हमारी टी के बराबर होगी। ठीक है, और अगर एलसी की पूछेंगे तो वो टी स्क्वायर होगी। ठीक है, ऐसे बहुत हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है यूनिट क्लास 11th जेई करके प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें मैंने यूनिट एंड डायमेंशन की छोटी छोटी वीडियो बना रखी हैं, आप ख़त्म कर सकते हैं उनको। तो मिलते हैं वेस्ट बंगाल के अगले पार्ट में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से कंपटीशन कीजिए। थैंक यू।